एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका सरल भौतिकी में। और आज का जो लेक्चर है अपन होगा ये है परमाणु मॉडल। और परमाणु मॉडल में आज हम जो सीखने वाले हैं मेरे बच्चों, यह है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम सीखेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है मेरे बच्चों, ये कहलाता है बोहर का परमाणु मॉडल। इससे पहले लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसकी कमियां। और उसकी कमियां के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू है और नेक्स्ट मॉडल आता है वो होता है बोहर का परमाणु मॉडल। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बोहर के परमाणु मॉडल की अगर हम बात करते हैं बच्चों का परमाणु मॉडल तो बोहर के परमाणु मॉडल, तो वैज्ञानिक नील्स बोहर के नाम पर इस मॉडल का नाम रखा गया है। तो इस परमाणु मॉडल की जो सबसे पहली मुख्य बात है कि इसको कहा जाता है अभिगृतियां। यहां पर बोहर ने माना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, पहला क्या है, ये जो बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया उसको 3 कंडीशन के बिहाफ पर दिया मेरे बच्चों। उसमें पहली कंडीशन है क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत। बच्चों क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या चीज है? क्वांटीकरण बोहर के अनुसार किसी नाभिक के चारों ओर केवल उस कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर या चक्रण कर सकता है, चक्कर लगाता है, जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब है कि ये जैसे मान लो नाभिक हो गया मेरे बच्चों, जिसके अंदर धनावेश है और सारा द्रव्यमान है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्रण करेगा, इसके चारों तरफ घूमेगा, वो उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें उसका जो कोणीय संवेग है वो h/2 का पूर्ण गुणज हो। अब यहां समझते हैं कि कोणीय संवेग क्या चीज होती है मेरे बच्चों। कोणीय यानी इसके अनुसार कोणीय संवेग, ये किसके बराबर हो गया, पूर्ण गुणज यानी NH/2। n क्या हो गया, गुणांक हो गया। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक्सेट्रा, यानी एक पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, कोणीय संवेग का अगर मैं सूत्र बोलूं तो कोणीय संवेग का जो बच्चों सूत्र होता है ये होता है mvr। कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, mvr। यहां m क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का वेग है, और r क्या है, तो ये उस कक्षा की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यानी बोहर के क्वांटीकरण
के सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग कितना हो गया, NH बटे 2 पाई। ये हो गया बोहर का पहला सिद्धांत, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, बोहर के क्वांटीकरण का सिद्धांत। एक बार फिर समझ लो क्या लिखा है। बोहर के अनुसार किसी नाभिक के चारों ओर केवल उस कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। यहाँ एक बात और समझ लेते हैं मेरे बच्चों, यहाँ जो h लिखा हुआ है इसका को कहा जाता है प्लांक नियतांक। ये प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। ये हो गया बोहर के क्वांटीकरण यानी पहला सिद्धांत। ठीक है, चलो बोहर के मॉडल का दूसरा सिद्धांत, दूसरे सिद्धांत को कहा जाता है स्थायी ऊर्जा कक्षा का सिद्धांत। स्थायी ऊर्जा कक्षा का सिद्धांत मेरे बच्चों, स्थायी ऊर्जा कक्षा का सिद्धांत क्या होता है? बोहर के अनुसार बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी प्रदत्त कक्षा, यहां प्रदत्त कक्षा का मतलब है वो कक्षा है जिसमें क्वांटीकरण का सिद्धांत का पालन हो रहा हो। तो बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी प्रदत्त कक्षा में सदैव नियत रहती है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात इलेक्ट्रॉन चक्रण करते समय किसी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। यानी ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी नहीं आएगी। ये इसका मतलब हो गया। तो देखो दो सिद्धांत हो गए, एक क्या होगा क्वांटीकरण का सिद्धांत हो गया, एक हो गया स्थायी ऊर्जा कक्षा का सिद्धांत, कि जब तक वो अपने ऑर्बिट में है, और कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, जब तक वो अपनी प्रदत्त कक्षा में है तब तक किसी तरह की ऊर्जा को, मतलब बोलना चाहिए किसी तरह की ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा सदैव कैसी रहेगी बच्चों? नियत बनी रहेगी। अब तीसरा सिद्धांत आ जाता है, ये कहलाता है आवृत्ति शर्त। आवृत्ति शर्त, यह आवृत्ति शर्त क्या है? यह बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं इसको लिखवाता हूं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा में है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये कोई ऊर्जा स्तर है जिसको N1 कह देते हैं। N1 मतलब जिसकी जहां पर ऊर्जा थोड़ी कम है, और यह है उच्च ऊर्जा स्तर। तो इलेक्ट्रॉन अब मान लो यहां पर है, और इसको क्या हो जाए, इसको बाहर से कहीं क्या मिल जाए, इसको बाहर से कहीं ऊर्जा मिल जाए। तो अगर नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर से पर्याप्त ऊर्जा मिल जाए, अगर नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को, मैं इसको ऐसे भी बना देता हूं जैसे, अच्छा पहले इसको समझते हैं फिर मैं नेक्स्ट डायग्राम से एक बार और सिखाऊंगा आपको। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं ऊर्जा मिल जाए मेरे बच्चों,
तो जैसे ही इसको ऊर्जा मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर का मतलब जिसकी ऊर्जा पहले वाले से ज्यादा है। और यहां पर पहुंचने के बाद सूक्ष्म समय 10 की घात माइनस 8 सेकंड के भीतर भीतर 10 की घात माइनस 8 सेकंड के भीतर ये इलेक्ट्रॉन वापस उसी कक्षा में लौट आएगा। और जब ये लौटेगा तो ये अतिरिक्त ऊर्जा मतलब ये इनके बीच की जो अतिरिक्त ऊर्जा है, इसको वो एक फोटोन के रूप में उत्सर्जित कर देता है। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से ऊर्जा मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे मान लो ये नाभिक है, समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये नाभिक हो गया, ये चारों तरफ क्या हो गया, ये चारों तरफ इसके ये कक्षाएं हो गई, ये कक्षाएं मान लेते हैं, इस तरह से मान लो कक्षाएं। ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा मान लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन की हम परिकल्पना ये कर ले, मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन था, इसको क्या दिया गया, इसको बाहर से क्या दिया गया, इसको बाहर से क्या मिल गई, इसको बाहर से ऊर्जा मिल गई। और जब इसको बाहर से ऊर्जा मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, किसी ऊंचे ऊर्जा ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। ऊंचे ऊर्जा स्तर का मतलब वो जैसे यहां कहां पहुंच सकता है, जैसे वो हो सकता है वो यहां से यहां पहुंच जाए, और ऐसा भी हो सकता है यहां से यहां की बजाय वो यहां से यहां भी जा सकता है। तो मान लेते हैं कहां चला गया, इसको इतनी ऊर्जा दे दी, ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया यहां से ये ऊर्जा लेकर पहुंच गया, ये गया, अब यहां पहुंच गया। लेकिन ये हमेशा नहीं रुकेगा। 10 की घात माइनस 8 सेकेंड के भीतर भीतर ये क्या करेगा, ये फिर वापस आएगा। अब जब ये वापस आएगा तो वापस आने में क्या होगा, ये जितनी भी अतिरिक्त ऊर्जा थी उसको किसके रूप में उत्सर्जित कर देगा, इसको फोटोन के रूप में उत्सर्जित करेगा। और फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, फोटोन की ऊर्जा मेरे बच्चों दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होगी। जैसे पहले वाले केस में अगर कहूं यहां पर फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, तो यहां पर जो फोटोन की ऊर्जा है वो डेल्टा ई के बराबर होगी। डेल्टा ई का मतलब इन दोनों स्तरों के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर। ठीक है, ये फोटोन के बीच की ऊर्जा का अंतर हो गया। अच्छा, ये कहें अगर मान लो ये अंतर कितना है, जैसे कहते हैं यार इन यहां से इलेक्ट्रॉन यहां कूदा वापस यहीं आ गया, ये ऊर्जा स्तर कितना है, ये मान लो डेल्टा ई ई है। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी मेरे बच्चों, डेल्टा ई के बराबर। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मन में क्वेश्चन आया कि सर यहाँ पर आवृत्ति शर्त, फ्रीक्वेंसी कंडीशन का तो नाम ही नहीं आया। ये मैं सिखाता हूँ। पहले इतना बेसिक अगर समझ में आ गया तो उसको लिख लेते हैं हम लोग, तो साथ में जल्दी जल्दी नोट्स भी बनाते चलो आप। यानी आवृत्ति शर्त को कैसे लिखेंगे, देखो। बोहर के अनुसार अनुसार यदि चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाए तो वह उच्च ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बोर्ड में अक्सर आता है, स्तर में पहुंच जाता है तथा वहां से 8 सेकंड के भीतर
ही निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है और अतिरिक्त ऊर्जा को फोटोन के रूप में उत्सर्जित कर देता है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले डायग्राम में दिखाया था, अर्थात फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर, फोटोन की ऊर्जा में किसके बराबर हो जाएगी, ये आ गया बच्चों डेल्टा ई के बराबर। ठीक, डेल्टा ई मैंने यहां बताया, देखो डेल्टा ई का मतलब मेरे बच्चों क्या है, डेल्टा के मतलब दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर, चाहे पहला वाला डायग्राम समझ लो चाहे दूसरा वाला डायग्राम समझ लो आप। ठीक है, और फोटोन की ऊर्जा पता है क्या होती है मेरे बच्चों, ये होती है एच न्यू। एच न्यू, एस तो प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू होता है फोटोन की आवृत्ति। तो यहां से न्यू किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों, डेल्टा ई बटे एच। तो ये जो डेल्टा ई बटे एच, ये जो आप सूत्र अपने पास देख रहे हो, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बोहर की आवृत्ति शर्त कहते हैं मेरे बच्चों। यहाँ डेल्टा ई का मतलब पता है क्या हो जाएगा, डेल्टा ई का मतलब हो जाएगा दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर। ठीक, तो ये आ गया बोहर की आवृत्ति शर्त। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में देखो हमने क्या सीखा, इससे पहले आगे बढ़े हम लोग, हमने सीखा बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर के परमाणु मॉडल में कितने सिद्धांत थे, नंबर 1 पर था बोहर का क्वांटीकरण का सिद्धांत, नंबर 2 पर अपने पास आ गया स्थायी ऊर्जा का सिद्धांत, और नंबर 3 पर अपने सामने क्या आ गया, आवृत्ति शर्त। और आवृत्ति शर्त का मतलब कितना हो गया, न्यू बराबर डेल्टा ई बटे एच। यहाँ डेल्टा ई दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर है, और एच क्या है, एच कहलाता है प्लांक नियतांक। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद नेक्स्ट, ये जो एक छोटा सा डेरिवेशन में और सिखाता हूं मेरे बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मेरे बच्चों, ये कहलाता है बोहर के परमाणु बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक व्यंजक आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है बच्चों। नोट्स आप बनाते रहिएगा, अगर स्कूल फिर से खुल जाएंगे तो फिर एज इट इज जैसे अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही वैसी चलती रहेगी, लेकिन अगर स्कूलों की संभावना अगर थोड़ी कम लग रही है तो हम सिलेबस कहीं नहीं रुकेंगे मेरे बच्चों, जैसे अपना जो सिलेबस है बोर्ड का वो टाइम से फिनिश हो जाए। तो शुरू किया जाए भाई। देखो यहाँ बेसिकली हमको क्या करना है ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे बच्चों ये कोई एक नाभिक हो गया, और इसके चारों तरफ क्या मान लेते हैं, इसके चारों तरफ ये कोई एक कक्षा मान लेते हैं, और कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इस कक्षा में गति कर रहा है, चक्रण कर रहा है, कितने वेग से, मान लेते हैं v वेग से, और ये क्या है, इसकी त्रिज्या। तो वास्तव में बच्चों उसमें सीखना क्या है, ये जो त्रिज्या आप r देख रहे हो ना, इस r त्रिज्या का हमें सूत्र निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, माना
एक इलेक्ट्रॉन, माना एक इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या की कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्रण कर रहा है। चक्रण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होगा। यह एक छोटी सी बात मैं अपने बच्चों को एक बार रिवाइज करा दूं। हम लोगों ने वृत्तीय गति पढ़ी थी मेरे बच्चों। तो वृत्तीय गति में आपको ध्यान होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो कोई भी वृत्तीय गति के लिए जो सबसे जरूरी शर्त है वो है अभिकेंद्र बल। बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी वृत्तीय गति बच्चों नहीं होती। तो अब यहां पर वृत्तीय गति हो रही है और उस वृत्तीय गति के लिए हमें क्या चाहिए? उस वृत्तीय गति के लिए चाहिए हमें अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल किससे मिलेगा? तो आप देखो नाभिक में धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में होता है आकर्षण। तो धनावेश और इलेक्ट्रॉन यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वही हमें क्या प्रदान करेगा? अभिकेंद्र बल। यानी अभिकेंद्र बल बराबर क्या होगा मेरे बच्चों? बल अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा आकर्षण बल अभिकेंद्र बल का सूत्र होगा mv²/r। अगर मेरे बच्चे भूल गए तो याद रखिएगा कि अगर कोई r त्रिज्या में v वेग से घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है? ये होता है mv²/r। और आकर्षण बल यानी कूलाम का बल जो 1/4πε0 Q1 मतलब पहला आवेश। बच्चों पहला आवेश कौन सा होगा? नाभिक में जो आवेश होता है वो Z × E के बराबर होता है। Z होता है प्रोटॉनों की संख्या और E एक प्रोटॉन पर आवेश। तो जैसे मान लो नाभिक के अंदर 10 प्रोटॉन है तो कितना आवेश हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर 10 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पर E आवेश होगा तो 10 पर कितना हो जाएगा? 10E। वैसे ही अगर किसी नाभिक में Z प्रोटॉन की संख्या है तो कुल आवेश हो जाता है Ze और दूसरा इलेक्ट्रॉन और बटे R²। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। यहां पर इस R² को क्या करते हैं मेरे बच्चों? इस R² को इधर ले जाते हैं और इस वाले R को इधर ले आते हैं। तो इन दोनों का स्थान अगर बदल लें तो देखो कैसा हो जाएगा। ये आ जाएगा mv²r²। ये किसके बराबर हो जाएगा? R दूसरी तरफ जाएगा तो 1/4πε0 Ze²r ये आ जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख देते हैं mv²r² बराबर Ze²r/4πε0। ये हो गई समीकरण 1। अच्छा ऐसा क्यों बनाया है? इसके पीछे बड़ा सीधा सा कारण है। ध्यान से इसको देखिएगा। इसको समीकरण 1 लिख दे रहा हूं मैं, फिर आपको जल्दी से वापस ले चलता हूं। और यहां पर अगर मैं कहूं mvr की क्या कोई आप मान जानते हो तो आपके सामने है। कहीं अगर मुझे mvr पूरा मिल जाए तो उसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा? मैं लगा दूंगा NH/2π। वहां क्या लगा देंगे? NH/2π। तो इसका मतलब यहां पर देखो
बस गड़बड़ है, एम वी आर में एक काम और करते हैं, इसको समीकरण 1 नहीं लिखते हैं, यहां पर एक छोटा सा काम ये करते हैं, दोनों तरफ m से गुणा कर दो, आप दोनों तरफ m से गुणा कर दो तो एक m उल्टे हाथ में मिल जाएगा, एक m सीधे हाथ में मिल जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा अपने पास, ध्यान देना जरा बच्चों, एक m से दोनों तरफ गुणा कर दें अगर, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। m की यहां गुणा कर दी मैंने, तो m की गुणा दूसरे हाथ पे भी करनी पड़ेगी, z m e स्क्वायर r बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर अगर आप ध्यान दो, इसको एक अपने पास एक नई समीकरण आ गई मेरे बच्चों, इसको कह देते हैं समीकरण 1। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, ध्यान रखना, देखो एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर किसके बराबर आया था, ये आ गया था जेड ई स्क्वायर आर एम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख दिया हम लोगों ने, जेड एम ई स्क्वायर आर, जेड एम ई स्क्वायर आर, ठीक है भाई, अपॉन में कितना है, बिल्कुल सही लिखा है। चलो मेरे बच्चों, परंतु अब आ जाते हैं मेन कंडीशन, परंतु बोहर की क्वांटम शर्त के अनुसार, बोहर की क्वांटम शर्त के अनुसार मेरे बच्चों क्या है, एम वी आर किसके बराबर होता है, एन एच अपॉन ठीक, इसको फिर दिखाएं वापस, बोहर की क्वांटम शर्त क्या है, देखो एन एच अपॉन 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो एम वी आर इसकी क्या लगा देंगे, तो अगर मैं कहूं अच्छा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये कौन सी समीकरण हो गई भाई, ये हो गई समीकरण 2। ये अपने पास क्या आ गई, ये आ गई समीकरण 2, ये थी समीकरण 1। लास्ट पॉइंट, समीकरण 2 से एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो जरा मान, यानी ये उठाकर यहां रख देंगे अपन लोग, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यह आ जाएगा जेड ई स्क्वायर आर एम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कट जाएगा, देखो जरा दोनों साइड से क्या क्या काट पीट कर दें भाई, 4 से 4 कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा भाई इसके अलावा, ठीक है। तो यहां पर हमें तो आर का मान निकालना था, तो यहाँ आर कितना आ जाएगा, देखो आर अपने पास आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड पाई ई स्क्वायर एम। लेकिन इसे याद रखना पड़ेगा भाई, देखो ये तुमको ये कहीं नोट कर लो, लेकिन इतना टिपिकल फॉर्मूला हम याद करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, तो इसका एक शॉर्टकट बना देता हूं। देखो किसी भी जगह पर ये तो हमेशा नियत ही रहता है, ठीक है, तो यहां पर एच स्क्वायर, ये इससे घबरा मत जाना कहीं कि बोलो सर ये तो बहुत टिपिकल करा दिया, ये बोर्ड एग्जाम में आता भी जरूर है, अच्छे से तैयार कर लेना। इसको कह देते हैं ए नॉट, ए नॉट को कहते हैं बोहर की त्रिज्या, जिसका लगभग मान जो होता है मेरे बच्चों, वो लगभग मान हो जाता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसका मान कितना हो जाता है, लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो अगर इसका उपयोग कर लें तो ये जो दिखने वाला डरावना सूत्र है, ये डरावना सूत्र थोड़ा आसान दिख सकता है। कैसे दिख सकता है, हम दिख सकते हैं आर बराबर एन स्क्वायर जेड ए नॉट। तो ये जो हम लोगों ने सीखा मेरे बच्चों, ये है बोहर के अनुसार किसी भी कक्षा की त्रिज्या। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां पर बोहर में जो हम लोग कक्षा की त्रिज्या के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट छुपा हुआ है, इसको हम हमेशा याद रखेंगे, हाइड्रोजन सदृश। यहाँ शब्द क्या है,
हाइड्रोजन सदृश, या और आसान शब्द लगा दूं, कई बार हिंदी टिपिकल हो जाती है, हाइड्रोजन के परमाणु या परमाणु जैसा। मेरे बच्चों ये जो मैं दो भी तुमको मैंने डेरिवेशन पढ़ाया वो सभी परमाणुओं के लिए सत्य नहीं है, वो केवल किसके लिए सत्य है मेरे बच्चों, वो केवल उसके लिए सत्य है जो परमाणु हाइड्रोजन जैसा हो या खुद हाइड्रोजन हो। तो हमने ये जो डेरिवेशन सीखा ये क्या था, ये था बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक। यहां पर अच्छे से इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। कल की क्लास में, रेगुलर क्लास अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो रेगुलर टाइम यही रहेगा 9:30 पर। मैं पूरी कोशिश करूंगा रेगुलर आपको उसको क्लास प्रोवाइड कराऊं, जैसे हमारी पढ़ाई कोरोना के टाइम में भी रुके ना कहीं। तो